अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब अपने फोर्थ चैप्टर को देख लें। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हमने पढ़े। अब उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि पहला एमसीक्यू है, एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज। आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से मेरे पास NaCl सिर्फ नजर आ रहे हैं। तो NaCl किस तरीके से, क्योंकि बाकी सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ एक में हो रहा है NaCl में। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के सिवा इलेक्ट्रॉन की कमी है। एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से, जितने भी ग्रुप 6, 7, 8 के या इवन और भी इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर इनके दरमियान इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन का जुमला आ गया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ बोला जाता हाईली डेफिशिएंट आपका कोई भी मेटल, मेटल ही है ज्यादातर जो कि आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता। लेकिन यहाँ जब हाइड्रोजन का जिक्र आ गया तो हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल आ जाए, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटल, तो ये बनाता है ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनाते हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए है सेकंड का। थर्ड पे आ जाए, टू फ्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच इन इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। दो फ्लोरीन एटम है, आपस में वो कंबाइन होंगे। जाहिर है दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। वो अचीव स्टेट किसके लिहाज से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सारी नोबल गैसेस की एग्जांपल्स दी हैं। तो जब भी इस तरह का एमसीक्यू आए तो इनके फौरन बाद जो नोबल गैस है वो देखें कौन सी है। फ्लोरीन के बाद फौरन नियोन आता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ओवरऑल, इसके पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक लेने के बाद 10 हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसने अचीव की वो नियोन के बराबर कर ली। सिमिलरली अगर फ्लोरीन की जगह यहाँ क्लोरीन होता तो आप कहते हैं आर्गन। इन्होंने नियोन के बाद जो आती है गैस वो आर्गन आती है, तो क्लोरीन के बाद आने वाली आर्गन गैस है, तो इन्होंने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी आएगा आपको सिर्फ ये याद करना है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब ये स्टेबल है, और स्टेबल आपके जितने भी नोबल गैसेस हैं वो होती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिससे मैच हो रही हो तो आप कहेंगे कि वो वाली स्टेट इन्होंने अचीव कर ली। नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 3a इक्वल। 3a का मतलब इनके पास एबिलिटी है 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। 7a का मतलब इनके पास एबिलिटी है अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की। एबिलिटी है, निकालते हैं यानी वो इनकी मर्जी है, लेकिन एबिलिटी है। 3a आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, एटम विच लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर शेल टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड। इज कॉल्ड तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए, तो इनमें से कौन सा है। तो ज़ाहिर है मैग्नीशियम है जो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन लेगा। पोटेशियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन आपके 4 दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बचा क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। NaCl क्रिस्टल लैटिस के अंदर ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय, ये पढ़ा चुका हूँ, 6 क्लोरीन एटम के साथ। तो एक आपके क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम के आयन है यानी एटम्स है, और एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन के एटम्स है। ये पूरा आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ भी है किताब में, प्रॉपर डायग्राम भी बनी। नेक्स्ट आ जाए, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर। रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे तो नहीं, मोस्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल है वो, तो यहाँ पर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ऑप्शन दुरुस्त है। ये सारा कुछ आपके थ्योरी जो किताब में लिखी हुई है वहां से ही एमसीक्यू बने। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज, कौन सा रूल है ये, ऑक्टेट रूल।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती तो ये डुप्लेट रूल होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इस तरीके से ट्रिपलेट रूल का मतलब ये नहीं है कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन रही है। ट्रिपलेट रूल आपने आगे पढ़ा था, आपके पास डॉबनर साहब थे, लॉ ऑफ ट्राइड, उनका रूल था। नेक्स्ट आ जाए, बहरहाल इसका जो पिछला वाला है उसमें जो ऑप्शन है वो ऑक्टेट रूल है। नेक्स्ट आ जाए, व्हेन वन एटम फॉर्म्स कैटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कैटाइन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एंड अदर फॉर्म एनाइन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो एनाइन बना लेगा, देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज, एक लॉस हो रहा है दूसरा गेन कर रहा है। तो जो लॉस हो रहा है, जिसका जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आयनिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, 10th है, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट होता है शेल, तो इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ये होंगे, तो इसी वजह से नोबल गैसेस आपकी स्टेबल है। नेक्स्ट पे आ जाए, बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आपके ऐसे बॉन्ड जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स पड़ी हुई, इसमें से अगर एक करता तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर होते तो वो डबल, और यहाँ पर 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पे आ जाए, अ नॉन मेटल एटम फॉर्म एनाइन बाय, सिंपल है ये, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी आपका नॉन मेटल एनाइन कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, वही यहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। नेक्स्ट पे आ जाए, when two identical atoms share electron pair and exert force on each other than bond form is, आपसे कहा हुआ है when two identical atoms, यानी कि 2 सिमिलर एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, इस तरह के 2 आइडेंटिकल एटम शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने आपस में एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर किया हुआ है, एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो शेयर हो रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन, यहाँ पर ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज, अच्छा यहाँ पर जुमला मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसका यहाँ पर जुमला दुरुस्त मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज, समझा, अदर देन द बॉन्ड, यानी वो जो बॉन्ड बन रहा है उसके अलावा, तो यहाँ पर मैंने गलत पढ़ा है। तो बहरहाल जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं आपस में सिमिलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर किया हुआ है, तो इससे जो उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया होगा वो कौन सा किया होगा। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, शेयर का वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। अब आइडेंटिकल यानी सिमिलर है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, अगर डिफरेंट होते, डिसिमिलर होते, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये एग्जांपल में पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉन पोलर है। वहीं पे अगर आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन होता तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता। बहरहाल यहाँ पर आंसर जो भी होगा वो नॉन पोलर गिवन है, ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाए, सिंथेटिक रेजन्स आर यूज ऑन प्लेसेस वेयर, सिंथेटिक रेजन आप वहां यूज करते हैं जहां पर आपको चीजों को जोड़ना हो, चिपकाना हो। एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि आप शिप्स वगैरह को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, आप और भी दीगर चीजें जिनको जोड़ना है वहां पर ये यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो आपस में जुड़ने की यानी कि जो बॉन्डिंग की सलाहियत है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है एडहेशन। हाँ, एडहेशन इज रिक्वायर्ड, एडहेसिव फोर्स या एडहेशन आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड होता है, बाकी जितने भी हैं वो यूजलेस हैं। वाटर रेजिस्टेंस जहां पर हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कहीं आपसे कहा नहीं कि वाटर रेजिस्टेंस के लिए चाहिए। तो सिंथेटिक रीजंस हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वहां यूज करते हैं जहां पर हमें एडहेसिव फोर्सेस चाहिए। एडहेशन यानी कि आपके चिपकाना है, चीजों को जोड़ना है। बहरहाल नेक्स्ट पे आ जाए, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर, ऑक्सीजन की बात नहीं भी करता, 6A बोल दिया, तो 6A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। जो आपके पास 6A है
6 रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। 7a का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 4a का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 6 करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम आर कॉल्ड। आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो कि शेयरिंग में नहीं है लेकिन पेयर है, सल्फर के पास भी होता है, ऑक्सीजन के पास भी होता है, क्लोरीन के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि शेयर नहीं हो रहा उसे हम कहते हैं लोन पेयर। अगर याद हो आपको कि कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल शेल के अंदर अगर इस तरीके से ऑक्सीजन ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई भी ले लें, तो ये जो आपके पास है ये शेयरिंग नहीं कर रहे, तो ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लोन पेयर। नेक्स्ट पे आ जाएं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इज। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आपकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके जो स्ट्रेंथ, उनकी जो ताकत है फ्रॉम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, उनके मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था, 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक इंट्रामोलिकुलर, दूसरी इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह की फोर्सेस को हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम्स। इंटरमोलिक्यूल का मतलब होता है आपके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑब्वियसली वीकर होगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज ऑलवेज वीकर एज कंपेयर्ड विद इंट्रामोलिकुलर। जाहिर है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, तो ये वीकर होंगी। नेक्स्ट पे आ जाएं, आयनिक क्रिस्टल्स हैव, आयनिक क्रिस्टल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जितने भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड्स की, तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो बाकी आपके पास मॉडरेट तो हो ही नहीं सकता, मॉडरेट तो दूसरे आपके जो कोवलेंट बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो भी हो सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं ज्यादातर। बहरहाल नेक्स्ट पे आ रहे हैं, लाजमी नहीं है कोवलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग पॉइंट तो, लेकिन आपके ज्यादातर लो मेल्टिंग पॉइंट या मॉडरेट रखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड में होता है। नेक्स्ट पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दी और आपसे कहा है कि इनमें से कौन सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन कि जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है। वजह उसकी क्या है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में, अगर एक के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन से खींच के अपने पास कर लिया तो ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी हुआ, वैसे ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर नहीं भी हुआ तो ये बिल्कुल वही मिसाल है जो यहाँ पर HCl की है, यानी कि आपके पास ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर आपके जो डायग्राम गिवन है उसमें कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। अब जितनी ताकत से एक इंसान रस्सी खींच रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा इंसान भी उतनी ताकत से खींचेगा, तो रस्सी एक ही जगह पर अटकी रहेगी, दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। लेकिन वहीं पे एक ज्यादा ताकत अप्लाई कर दे, ज्यादा जान लगा के खींच दे, तो रस्सी उसके पास यानी इलेक्ट्रॉन उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। वजह उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन्स बी के पास है, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स ए के पास है, इसका मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ए के करीब है, ए के पास नहीं है, ए के करीब है, तो अभी भी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सेंटर में होंगे बिल्कुल बीच में, तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों के पास इक्वल डिस्टेंस में है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। बहरहाल इसके बाद आपके सेक्शन बी है, सेक्शन सी गिवन है। सेक्शन बी के अंदर आपको सिर्फ एक गलती मैं पॉइंट आउट कर दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको आपने कंप्लीट करना था, कर लिया होगा। इसमें यहाँ पर आपसे कहा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं जब एटॉमिक नंबर 11 गिवन है।
तो ये गलत है, 12 कैसे हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं फॉर एन एटम, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 ही होंगे। बाकी आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं, आपने कर भी ली होंगी, ये सब आपको आना चाहिए। नहीं किया होगा तो बाद में आप बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप लोगों को मैं होमवर्क दे चुका हूँ असाइनमेंट के फॉर्म में। बहरहाल ये सेक्शन बी और सेक्शन सी आपकी जिम्मेदारी थी। यहाँ पर मैंने आपकी आधी किताब के आज कंप्लीट करवा दिए हैं एमसीक्यूज। अब जितने भी एमसीक्यूज बाकी हैं ज़ाहिर है वो नेक्स्ट क्लास में ही मैं कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपके अब जितने भी मैंने एमसीक्यूज करवाए ये तो आपके इम्पोर्टेंट थे ही। इसके बाद जितने भी पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं, चाहे आपकी किताब क्यों ना बाद में चेंज हो गई हो, एमसीक्यूज तो टॉपिक तो वहीं से है, टॉपिक जब पुराने ही है तो एमसीक्यू वो वाले भी आपको पढ़ने हैं। तो पास पेपर भी कम से कम आपको 10 साल के लेने हैं ताकि आप उनके एमसीक्यूज भी गो थ्रू करें। ज़ाहिर है मैं वो रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं डिस्कस कर लूंगा वक्त हुआ तो। बहरहाल इस चैप्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन